हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 6 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है राजस्थान में। और एग्जैक्ट लोकेशन यदि पूछी जाए तो इसकी स्थापना राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर के कोटपुतली तहसील में किया गया है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता दूं। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसकी शुरुआत 2020 से की गई थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो किसान है ये अपने खेतों में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर रहे थे। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ से, मतलब कि ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है इसके थ्रू जो बिजली निकल रही है, इसी से ये पंप चल रहे हैं। तो अभी तक ये पंप चलाए जा रहे थे इन सोलर पैनलों के माध्यम से, और इसके लिए सरकार ने सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई थी किसानों को। लेकिन अब क्या होगा, अब इससे कुछ एक कदम आगे जो किसान है ये बिजली का उत्पादन तो करेंगे ही, मतलब कि ये पंप तो चलेगा ही, साथ ही अब ये बिजली बेच भी सकेंगे। कुछ ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 17 लाख यूनिट प्रतिवर्ष बिजली का उत्पादन इसके थ्रू किया जाएगा। और यही है सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि किसान अपने खेतों में लगाएंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे और बेच भी सकेंगे। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो इसकी राजधानी अभी मैंने बताया है ये है जयपुर। जयपुर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और भारत का पेरिस ये भी जयपुर को ही कहा जाता है। इसी जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक ये स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि बात की जाए तो केवलादेव रणथंभौर, ये दोनों ही नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। इसके अलावा राजस्थान का हृदय ये अजमेर को कहते हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य बना। और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना इसकी भी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो ये विकसित की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब ये है क्या स्पर्श संवेदनशील घड़ी? तो कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो नहीं देख सकते, दृष्टिहीन हैं, वे इस घड़ी को टच करके समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कितना समय हो रहा है। और यही जो संवेदनशील घड़ी है डेवलप की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में स्थित है। अच्छा, कानपुर से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर ये कौन सा है? तो ये है कानपुर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का पहला लेदर पार्क बनाए जाने की घोषणा ये कानपुर में ही की गई है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो आईआईटी बॉम्बे है इसने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसके अलावा हाल ही में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे यही है टॉप पर। आईआईटी मद्रास भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, साथ ही भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ही डेवलप की गई है।
यदि हम बात करें IIT दिल्ली की, तो इसके द्वारा कम लागत वाला कोरोश्योर टेस्ट किट ये डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है फ़ोनपे। फ़ोनपे पे आप सभी ट्रांजैक्शन तो करते ही होंगे, तो यही है कि ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है इसमें बिलियन क्रॉस हो गई है और बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाला ये पहली कंपनी बन गई है। फ़ोनपे की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके फाउंडर और CEO ये कौन है? तो ये हैं समीर निगम। इसके अलावा फ़ोनपे इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। और यदि आपसे पूछा जाए कि फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है आमिर खान और आलिया भट्ट, जबकि भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो कि काफ़ी समय से बंद था कोरोना के कारण, लेकिन अब इसे पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। और यही अभी हाल ही में 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है और इसका जो उद्घाटन है यहाँ के जो LG हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इनके द्वारा किया गया है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि गुलमर्ग वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को अब रट चुका होगा कि गुलमर्ग में ही भारत का पहला इग्लू कैफ़े स्थापित किया गया है। सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि स्थित है गोवा में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की 3 झीलों को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। कौन कौन सी झील हैं? पुरमंडल, डल और वुलर लेक। वुलर लेक जो कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो मेघालय के शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मणिपुर में आयोजित किया जाता है सिरुई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। असम में आयोजित किया जाता है बिहू फेस्टिवल। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी, जो कि स्थापित किया जाना है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी कहाँ? तेलंगाना के रामागुंडम में इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? NTPC के द्वारा, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसमें लगभग 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें कि 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल का इस्तेमाल होगा। तो ये तो है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। और यदि आप लोगों को याद होगा तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के ही ओंकारेश्वर में की गई है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जाना है। इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी ही तो एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया जाना है। तो देखिए, ये शायद 4 या 5 मार्च की न्यूज़ थी, जिसमें कि ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को बनाने की बात की गई थी। इसके लगभग 10 से 12 दिन बाद, मतलब कि 16 या 17 मार्च को ये न्यूज़ आई कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ओंकारेश्वर बांध पर सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है, इसकी क्षमता ये स्पष्ट बताई गई है कि ये 600 मेगावाट का होगा, जबकि सिंगापुर वाला जो प्रोजेक्ट है इसकी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। केवल ये बताया गया है कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क यानी कि सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया जाना है। अब देखना ये होगा कि किसका प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होता है। भारत के यदि प्रोजेक्ट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 2022 से 23 तक इसमें बिजली का उत्पादन शुरू भी हो जाएगा। अब यदि हम बात करें तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार और इसे भी हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी चुना गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर, हरिना नेशनल पार्क और नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये सभी स्थित है तेलंगाना में ही।
हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? तो ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही। अब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बना है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इससे तेल की बचत होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और ये एनवायरनमेंट के भी अनुकूल होगा। अब यहाँ बात की जा रही है रेलवे जोन की, तो आप लोगों को ये भी मालूम होने चाहिए कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। तो 17 तो थे, लेकिन 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 18वें रेलवे जोन इसकी भी घोषणा की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में रखा गया है। और इस 18वें रेलवे जोन का नाम क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे। चलिए, मुख्यालय यदि आप लोगों को याद नहीं होगा, तो यदि आप याद कर सकें तो इसे याद करने के लिए हम एक फॉर्मूले में चलेंगे, 5 4 4 और 5 के फॉर्मूले में। 5 और 4 9, 9 और 4 ये हो गए 13, 13 और 5 ये हो गए 18 रेलवे जोन। तो शायद आप लोगों को पूरे तो याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम इस 5 की बात करें तो यहाँ से आप 5 रेलवे जोन के नाम याद रख सकते हैं। एक बीच में हो गया और 4 दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो मध्य में ये क्या हो गया? मुंबई। उत्तर में हो गया, मतलब कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो ये अब आप लोगों को 5 याद हो गए। तो अब हम नेक्स्ट 4 जोन कैसे याद रखेंगे? 4 दिशाएं तो आप लोगों को याद ही है। तो यहाँ हमने देखा था कि ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो यहाँ क्या होगा? ये होगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये कौन सी दिशा होगी? ये है पूर्व, ये है दक्षिण, तो ये है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता में। ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, मतलब कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो कि स्थित है हुबली में। फिर ये है उत्तर और ये है पश्चिम। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जो कि स्थित है जयपुर में। तो यहाँ से आप लोगों ने 4 याद कर ली, पहले 5 और अब 4, मतलब कि 9 रेलवे जोन आप लोगों को याद हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4 दिशाएं फिर वही होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पहले हमने 1 2 3 4 ये याद किए, फिर 1 2 3 4 ये याद किए। अब हमने इस सेंटर में चलना है, तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे। तो ये दिशा है उत्तर, उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। ये है दक्षिण, दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद में। फिर ये है ये है पूर्व, पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर में। ये है पश्चिम, पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर में। और यही है पश्चिम मध्य रेलवे, जो कि पूरी तरह से देश का पहला विद्युतीकृत जोन बन गया है। तो अब हमने कितनी याद कर ली? 5 4 4, 5 4 9 और 4 13। अब कितनी बच गई? 5। तो वो तो आप लोगों को याद करनी ही होगी। ये 5 मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेतन के मामले में किस कंपनी की महिला CEO, जिनका नाम है डेनिस कोटिस, इन्होंने सुंदर पिचई को पीछे छोड़ दिया है? तो वेतन के मामले में भारतीय मूल की जो सुंदर पिचई हैं, ये हमेशा ही सबसे आगे रहे हैं, लेकिन इन्हें भी अब पीछे छोड़ दिया है डेनिस कोटिस ने। डेनिस कोटिस ये है कौन? तो ये एक ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी है जिसका नाम है Bet365, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है इंग्लैंड में। इसी की ये CEO है और इन्होंने ही वेतन के मामले में सुंदर पिचई को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई, इसके अनुसार पिछला जो वित्त वर्ष रहा है, मतलब कि 2020 में इन्हें 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। इसी के साथ इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। ये जो डेनिस कोट्स हैं, इनकी उम्र है 53 ईयर और ये ब्रिटेन की सबसे धनी महिला तो है ही, अब वे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैकेज पाने वाले CEO की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू ये हैं कौन? तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कैप्टन थे, CK नायडू जी, इन्हीं की बेटी हैं, जिनका भी हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो ऑप्शन में आपको जो भी महिलाओं के नाम दिख रहे हैं, ये किसी न किसी क्षेत्र में भारत की पहली महिला है, जिनका कुछ समय पहले ही
मतलब कि बीते 1 साल में जिनका निधन हुआ है। यदि हम बात करें अन्ना मल्होत्रा की, जो कि भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर रही हैं। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भारत की पहली महिला डीजीपी रही हैं, साथ ही भारत की दूसरी महिला आईपीएस जिनका निधन हुआ, ये थी दूसरी महिला आईपीएस। पहली कौन है? किरण बेदी जी। एसआई पद्मावती, ये कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका लास्ट ईयर ही निधन हुआ है। 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है अल्फ्रेड अहो, और इनके जो सहयोगी हैं जेफरी उलमैन, इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से एसीएम अवार्ड, एसीएम यानी कि एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, ये अवार्ड अपने नाम किया है, जिसमें कि 1 मिलियन की पुरस्कार राशि ये प्रदान की जानी है। इसे कंप्यूटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो है कंप्यूटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार। यदि आपसे पूछा जाए कि मैथ्स का नोबेल ये किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है एबल पुरस्कार को, जो कि नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और एशिया का नोबेल ये किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो पॉल सीन टवर है, जो कि म्यांमार से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के जो विद्युत मोहन हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया है, जो कि 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हीरे की खदान कहाँ मिली है? तो ये मिली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इसकी खोज की गई है। छतरपुर की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये है छतरपुर, और ये वाला लोकेशन ये मध्य प्रदेश में कौन सा लोकेशन कहलाता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये है बुंदेलखंड का एरिया और ये है बघेलखंड का एरिया। तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले एरिया में ये खदान मिली है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ही जो पन्ना जिला है, जो कि छतरपुर के जस्ट बगल में है, ये भी हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पन्ने से भी, मतलब कि इस पन्ना जिले से भी 15 गुना हीरा ये पाए जाने की संभावना है छतरपुर में। और ये जो हीरे का भंडार है ये छतरपुर जिले में तो किया गया है। यहाँ का जो बक्सवाहा जंगल है, यहाँ 3.42 करोड़ हीरा दबे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसका खनन किसके द्वारा किया जाना है? ईजल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, जो कि आदित्य बिरला की ही कंपनी है। और इन बक्सवाहा के जंगलों में जहाँ ये हीरे पाए जाने का अनुमान है, यहाँ लगभग 2 लाख पेड़ हैं जिन्हें कि यहाँ से हटाया जाएगा। हटाया जाएगा कहने का मतलब है कि इन्हें काट के फेंका नहीं जाएगा। यहाँ पास में ही गवर्नमेंट की जो खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ इन पेड़ों को लगा दिया जाएगा। और यही किसी छतरपुर जिले में अब भारत के सबसे बड़े हीरा भंडार मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यह है छतरपुर। छतरपुर से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ भी हाल ही में खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और खजुराहो के मंदिर ये भी यहीं स्थित है, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। इन्हीं खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को के द्वारा 1986 में, यानी कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल किया गया। साथ ही अभी हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसी छतरपुर जिले में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इसका भी उद्घाटन किया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर रशिया था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश मिल करके फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।